दोस्तों आयनिक कंपाउंड्स की कैसी पैमाइश है, ये अलग ही फरमाइश है। ये दोस्तों जेडएनएस की फरमाइश है। आज के शानदार सेशन में एक और आयनिक कंपाउंड के साथ हमें डील करना है। आपको याद होगा यार, लास्ट सेशन में हमने NaCl यानी रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया था। नोट्स आपने बना लिए होंगे, लेक्चर को आपने शानदार अंदाज में अटेंड किया होगा। तो यार आज जल्दी से रेडी हो जाएं, कलम उठा लें और अपनी नोटबुक निकाल लें जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर को जानने के लिए। जिंक सल्फाइड की पूरी कहानी, सच्ची कहानी मैं आप सभी को बयां करने वाला हूं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिंक सल्फाइड ZnS टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ये टू फॉर्म्स कौन सी हैं? देखिए, जिंक ब्लेंड वुडजाइट। नाम आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो भी कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। जिंक ब्लेंड क्यूबिक फॉर्म है, वुडजाइट हेक्सागोनल फॉर्म है। यार हमारे सिलेबस में क्यूबिक फॉर्म है, हेक्सागोनल फॉर्म नहीं है, लेकिन काफी सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के पैकेज में वुडजाइट फॉर्म भी दी है। तो कभी यार मौका मिलेगा, दस्तूर होगा, तब यार हम वुडजाइट फॉर्म को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, जिंक ब्लेंड के अलावा जो दूसरी फॉर्म है। और यार सिलेबस में नहीं है तो अभी तो अपने को जो सिलेबस में है उस पोर्शन को फिनिश करना है। कभी बाद में एडिशनल लेक्चर में वुडजाइट फॉर्म पर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी अगर वुडजाइट फॉर्म को एक्सप्लेन किया तो काफी वक्त बीत जाएगा, मुझे लगता है, जो कि ज्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं है। अपने को सिलेबस की बाउंड्री और मर्यादा में रहते हुए बात करनी चाहिए। तो यार जिंक ब्लेंड को हमें जानना है। और यार जैसा स्ट्रक्चर जिंक ब्लेंड का मिलता है, क्यूबिक ZnS का मिलता है, वैसा स्ट्रक्चर यार कार्बन डायमंड का भी मिलता है। तो कार्बन डायमंड की बात भी इसके जस्ट बाद हम कर लेंगे, ठीक है। ये देखना कितना प्यारा डायमंड है। हाँ तो यार जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, जो कि AB टाइप है। AB टाइप का मतलब क्या है? 1:1। ये देखिए इसकी स्टोइक्योमेट्री है। 1:1 क्या है? स्टोइक्योमेट्री है। अगर जिंक का नंबर 1 है तो सल्फर का नंबर देखना 1 है। और देखिए किस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर पर कमेंट किया जाएगा, किसने लैटिस बनाया होगा, किस टाइप के आयंस ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे, वॉइड का टाइप क्या होगा, ये भी जानना होगा। करेंगे इसकी बात। इसकी बात यार हो सकती है रेडियस रेशियो के कॉन्सेप्ट से। आप जानते हैं रेडियस रेशियो R+/R-, तो RZn2+/R सल्फर 2-। इसकी यार एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलती है, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलती है 0.39। कितने मिलती है? 0.39। 0.39 इसकी मिलती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो कि आप बोल सकते हैं 0.4 के क्लोज है। ये वैल्यू यार कौन सी रेंज में लाई करती है? ये वैल्यू लाई करती है इस प्रकार से 0.225 to 0.414। यानी ये वैल्यू लाई करती है टेट्राहेड्रल वॉइड की रेंज में। टेट्राहेड्रल वॉइड की रेंज में, यानी इस केस में हम बोल सकते हैं मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग के लिए सल्फर 2- आयंस क्या बनाएंगे? FCC लैटिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बनाएंगे। मामला क्लियर है? क्योंकि यार फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, इस लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है जी। जिंक 2 पॉजिटिव आयंस कहां प्रेजेंट होंगे? यार जिंक 2 पॉजिटिव आयंस इस प्रकार से, इस रेडियस रेशियो से हमें पता चलता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में मौजूद होंगे। जिंक 2 पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाई अल्टरनेट tetrahedral voids in order to maintain stoichiometry and electrical neutrality in order to maintain stoichiometry and electrical neutrality in order to maintain 1:1 stoichiometry and इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है ना।
चार्ज भी नेट आपको 0 तभी मिल पाएगा जब यार ये रेशियो क्या हो, 1:1 हो। और ये 1:1 तभी मिल पाएगा जब अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स Zn2 पॉजिटिव आयन से ऑक्यूपाइड हो। कैसे ऑक्यूपाइड हो जानना चाहेंगे? यार मैं भी जानना चाहूंगा। इसके लिए तो यार डायग्राम हमें यहां पर ड्रॉ करना होगा, करेंगे इसके बाद। पहले इसे कंप्लीट कर लें। इन ऑर्डर टू मेंटेन 1:1 स्टोइक्योमेट्री एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है जी, नेट चार्ज 0 तभी मिल पाएगा और स्टोइक्योमेट्री 1:1 तभी मेंटेन हो पाएगी। ध्यान से देखिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दिखने में कैसा होगा? ऐसा होगा। कॉर्नर्स पर कौन मौजूद होंगे? बिगर आयंस, सल्फर 2 माइनस आयंस। और देखिए यार, ये रेडियस रेशियो <1 है। इससे आइडिया आपको हो जाएगा यहां से कि RZn2 प्लस लेसर है और R सल्फर 2 माइनस ग्रेटर है। इसकी वैल्यू <1 है, यानी डिनोमिनेटर क्या है? ग्रेटर है। और क्या है डिनोमिनेटर? R सल्फर 2 माइनस। हाँ ये तो होगा ही। एनायन कैटायन से क्या होगा? बिगर होगा। एनायन का रेडियाई कैटायन की रेडियाई से क्या होगा? ग्रेटर होगा। देखिए यार, पहली बाद में बुझाएंगे, पहले इसको बना लें, आपको चमक जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल चमकेगा, बिल्कुल चमकेगा, आप देखना। सल्फर 2 माइनस आयंस इस प्रकार से कॉर्नर्स पर मौजूद होंगे और ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। तो यार इस प्रकार से फेस सेंटर पर भी सल्फर 2 माइनस आयंस मौजूद होंगे। ये मैंने एक यूनिट सेल को 8 स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड कर लिया है। मैंने आपको बताया था काफी पहले कैसे एक यूनिट सेल को 8 स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड किया जा सकता है। प्लेन पास कर ले होंगे, प्लेन पास कर लेंगे और यार अपोजिट फेस सेंटर को ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन कर लेंगे। इस प्रकार से 8 स्मॉलर क्यूब्स मिल रही होंगी। तो देखिए, फेस सेंटर्स पर भी क्या मौजूद होंगे? सल्फर 2 माइनस आयंस मौजूद होंगे। ये सामने वाला फेस सेंटर है, ये पीछे जो फेस सेंटर है, यहां क्या मौजूद होगा? सल्फर 2 माइनस। इस प्रकार से हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ कर लिया है। और इस प्रकार से व्हाइट स्फीयर से मैंने क्या किया है? इस प्रकार से व्हाइट स्फीयर से मैंने सल्फर 2 माइनस आयंस को इंडिकेट किया है। ठीक है जी। अब देखिए, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस कहां मौजूद होंगे? जिंक 2 पॉजिटिव आयंस मौजूद होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। और यार स्टोइक्योमेट्री को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको जिंक 1 सल्फर 1 इस रेशियो में स्टोइक्योमेट्री मिल पाए और नेट चार्ज आपको 0 मिल पाए। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए यार अल्टरनेट वॉइड्स में हम जिंक 2 प्लस को ऑक्यूपाई करने वाले हैं, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। आखिरकार टेट्राहेड्रल वॉइड्स ही क्यों? टेट्राहेड्रल वॉइड्स यार इसलिए क्योंकि यहां देखिए, जो रेडियस रेशियो हमें मिलता है ये टेट्राहेड्रल वॉइड की रेंज में मिलता है। अरे वाह! तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको याद होगा एफसीसी में जो स्मॉलर क्यूब है उसके बॉडी सेंटर पर मिलते हैं। 8 स्मॉलर क्यूब्स हैं, तो यार 8 ही बॉडी सेंटर होंगे इन स्मॉलर क्यूब्स के, यानी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। लेकिन हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ही Zn2 प्लस आयन से ऑक्यूपाइड होंगे। देयर आर 8 tetrahedral voids per unit cell. There are 8 tetrahedral voids per unit cell. But half of tetrahedral voids are occupied by Zn2 प्लस, यानी 4 ऑक्यूपाइड होंगे। इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टोइक्योमेट्री एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, आप जानते हैं यार 1:1 स्टोइक्योमेट्री मेंटेन होनी चाहिए और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब नेट चार्ज 0 मिलना चाहिए। ये तभी मिल पाएगा जब हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड होंगे। और क्या हाफ इस प्रकार से ऑक्यूपाइड होंगे? ऊपर 4 स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर जिंक 2 प्लस, जी नहीं,
यहां पर सिमेट्री का भी खास तौर पर ख्याल रखना है। सिमेट्री का अगर ख्याल रखा जाए तो यार अल्टरनेट स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर मौजूद होंगे Zn2+, यानी अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को Zn2+ ने ऑक्यूपाई किया होगा। किस प्रकार से ऑक्यूपाई किया होगा? मान लेते हैं सामने वाले स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर ये Zn2+ है, तो जस्ट पीछे जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर पर Zn2+ नहीं होगा। अगर यहां सामने Zn2+ होगा तो यार यहां सामने Zn2+ नहीं होगा, इससे पीछे जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर पर Zn2+ होगा तो बना दो यार, इस प्रकार से होगा। पीछे जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर पर Zn2+ इस प्रकार से होगा। यहां यार सामने Zn2+ है तो नीचे सामने नहीं होगा, फिर कहां होगा? फिर इससे पीछे जो स्मॉलर क्यूब है उसके बॉडी सेंटर पर Zn2+ होगा। बनाइए वहां पर Zn2+, इस प्रकार से ड्रॉ कीजिए। देखिए पीछे जो स्मॉलर क्यूब है इसका बॉडी सेंटर ये है, यहां क्या होगा? यहां होगा यार Zn2+। अगर यार पीछे जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर पर Zn2+ होगा तो फिर इसके बगल में यहां जो पीछे स्मॉलर क्यूब है नीचे, इसमें बॉडी सेंटर पर Zn2+ नहीं होगा। अल्टरनेट स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर Zn2+ होगा। तो यार यहां देखिए पीछे नहीं होगा तो कहां होगा? आगे होगा। जी हाँ, ये पीछे था, ऊपर जो पीछे स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर पर Zn2+ है, तो यार यहां नीचे आगे जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर पर होगा कौन? Zn2+। इस प्रकार से सिमेट्री का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है। ठीक है जी, इस प्रकार से 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे लेकिन ऑक्यूपाइड होंगे 4। किन्होंने ऑक्यूपाई किया होगा इन टेट्राहेड्रल वॉइड को? यार Zn2+ ने ऑक्यूपाई किया होगा। देखिए ये Zn2+ किस प्रकार से सल्फर 2- के साथ कांटेक्ट में होंगे। ये देखिए सामने जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर पर Zn2+ है, ये इसके साथ कांटेक्ट में होगा, ये इसके साथ कांटेक्ट में होगा, ये इसके साथ कांटेक्ट में होगा, ये इसके साथ कांटेक्ट में होगा। आपको यार टेट्राहेड्रन बनता हुआ नजर आ रहा होगा, एकदम मजेदार फील आपको आ गई होगी। अब देखिए यहां देखिए पीछे जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर पर Zn2+ है, ये इसके साथ कांटेक्ट में होगा, ये इसके साथ कांटेक्ट में होगा, ये इसके साथ कांटेक्ट में होगा, ये इसके साथ कांटेक्ट में होगा। यहां भी यार टेट्राहेड्रन बनता हुआ आपको दिखाई दे गया होगा। यहां देखिए अगर सामने स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर Zn2+ है तो यहां देखिए नीचे पीछे जो स्मॉलर क्यूब इसके बॉडी सेंटर पर होगा Zn2+। ये देखिए ये इसके साथ कांटेक्ट में है, ये इसके साथ कांटेक्ट में है, ये इसके साथ कांटेक्ट में है, ये इसके साथ कांटेक्ट में है। अरे वाह, यहां भी यार टेट्राहेड्रन बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां देखिए नीचे पीछे जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर पर Zn2+ इस प्रकार से टेट्राहेड्रल वॉइड में है। तो यहां देखिए नीचे सामने जो स्मॉलर क्यूब है आप देख रहे हैं इसके बॉडी सेंटर पर होगा Zn2+। यार ये देखिए ये सल्फर 2- के साथ कांटेक्ट में है, इसके साथ कांटेक्ट में है, इसके साथ कांटेक्ट में है, इसके साथ कांटेक्ट में है। अरे वाह, यहां भी टेट्राहेड्रन बन रहा है। और इस प्रकार से देखिए शानदार अंदाज में हम देख पाए हैं 4 स्मॉलर क्यूब्स के बॉडी सेंटर पर Zn2+ है और इनकी पोजीशन देखिए क्या है, अल्टरनेट स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर है ना। ऐसा नहीं है कि इनकी पोजीशन ऊपर जो 4 स्मॉलर क्यूब है इनकी बॉडी सेंटर पर हो, जी नहीं। नीचे जो 4 स्मॉलर क्यूब इनकी बॉडी सेंटर पर, जी नहीं। देखिए 2 ऊपर और 2 नीचे, और किस प्रकार से लोकेटेड होंगे? अल्टरनेट स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर। जी हाँ, अल्टरनेट स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर Zn2+ होगा। ये ध्यान से आपको यहां पर विजुलाइज करना होगा। यहां है तो यहां देखिए पीछे जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर पर है। यहां देखिए यहां अगर सामने है तो यहां पीछे जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर पर, और यहां देखिए पीछे जो स्मॉलर क्यूब उसके बॉडी सेंटर पर Zn2+ है। तो यहां देखिए नीचे देखिए जो सामने Zn2+ है, ये सामने जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर पर है। आई होप आपने इसको अपने निराले अंदाज में विजुलाइज कर लिया होगा। तो अगर यार आपने इसको विजुलाइज कर लिया, बारी है इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल को यहां पर
फील करने की। देखिए Z4 सल्फर 2 माइनस जिन्होंने एफसीसी बनाया है, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाया है, ये सल्फर 2 माइनस कॉर्नर्स पर है। कहां मौजूद है यार? कॉर्नर्स पर मौजूद है और 8 कॉर्नर्स होते हैं। हर कॉर्नर पर प्रेजेंट सल्फर 2 माइनस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 होगा। 8 इंटू 1/8। क्या यार ये केवल कॉर्नर्स पर है? जी नहीं, ये फेस सेंटर पर भी होंगे। कॉर्नर्स के अलावा कहां होंगे? फेस सेंटर्स पर भी होंगे। ध्यान से देखिए, फील आएगी आपको। मैंने क्या बोला? सल्फर 2 माइनस ने एफसीसी बनाया है, तो एफसीसी में कॉर्नर्स पर होंगे सल्फर 2 माइनस। इसके अलावा यार फेस सेंटर पर भी होंगे। कितने फेस सेंटर है? 6 फेस सेंटर है। तो यार हर फेस सेंटर पर रखे सल्फर 2 माइनस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2 होगा, प्लस 6 इंटू 1/2। यहां से देखिए Z4 सल्फर 2 माइनस कितना मिलता है? Z4 सल्फर 2 माइनस इज 4। वेरी नाइस। और यार जो Zn 2 प्लस आयंस स्मॉलर क्यूब की बॉडी सेंटर पर है, अल्टरनेट स्मॉलर क्यूब की बॉडी सेंटर पर है, ये कितने हैं? ये 4 है। 8 स्मॉलर क्यूब है, इनकी 8 बॉडी सेंटर होंगे। अगर अल्टरनेट स्मॉलर क्यूब की बॉडी सेंटर पर Zn 2 प्लस है, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया है, यानी ये 4 होंगे। और यार स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर जो Zn 2 प्लस होगा, ये किसी दूसरे यूनिट सेल में शेयर नहीं होगा। जी हाँ, इसकी कहीं और यूनिट सेल में शेयरिंग नहीं होगी। अगर इसकी कहीं और यूनिट सेल में शेयरिंग नहीं होगी तो इनका कंट्रीब्यूशन फुल होगा। तो इस प्रकार से देखिए यार, पर यूनिट सेल जिंक 2 प्लस आयंस का नंबर 4 है और सल्फर 2 माइनस आयंस का नंबर 4 है। आप ध्यान से देखिए, इस प्रकार से पर यूनिट सेल आपको Zn4 S4 ये फॉर्मूला मिलता है। ऐसा फॉर्मूला अगर मिल रहा हो तो स्टोइक्योमेट्री मेंटेन्ड है। जो मैं बार बार आपको बोल रहा था, स्टोइक्योमेट्री मेंटेन्ड है, मेंटेन्ड है, मेंटेन्ड है। इसका क्या मीनिंग है? ये देखिए 4:4 1:1 स्टोइक्योमेट्री यार मेंटेन्ड है। मामला क्लियर है? ये कहानी क्लियर है? और यार यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड होगी, इसके बारे में क्या विचार है? मुझे लगता है जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है ये टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल है। नेट चार्ज 0 मिल रहा है, इसका ये मीनिंग है। कैसे? देखिए, एक जिंक का चार्ज है +2 और 4 जिंक है इंटू 4। एक सल्फर का चार्ज है -2, 4 सल्फर है। देखिए नेट चार्ज 0 मिल रहा है। स्टोइक्योमेट्री एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर क्या होगी? मेंटेन होगी। चलिए भाई, ये भी हमें पता चल गया है। फॉर्मूला पर यूनिट सेल क्या होगा? फॉर्मूला पर यूनिट सेल होगा यार Zn4 सल्फर 4 ये होगा। ठीक है जी। Zn5 सल्फर 5 नहीं होगा, Zn8 सल्फर 8 नहीं होगा, यही होगा। पर यूनिट सेल यार 4 जिंक 4 सल्फर एटम्स मिल रहे हैं। फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला का मीनिंग है सिंपलेस्ट फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला। आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो फॉर्मूला मीनिंगफुल होता है, सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला मीनिंगफुल होता है। तो यार सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला क्या मिलता है? देखिए ये 4:4 में मौजूद है और सिंपलेस्ट रेशियो की बात की जाए तो ये 1:1 है। तो यहां से यार सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला क्या मिल रहा है? Zn1 S1 यही मिलेगा। जी हाँ। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला की बात की जाए, अगर बात की जाए मोलिकुलर फॉर्मूला की, तो यार कितने भी यूनिट सेल हो सकते हैं। अगर इसका क्रिस्टल बड़ा हुआ तो ज्यादा यूनिट सेल होंगे, छोटा क्रिस्टल हुआ तो कम यूनिट सेल होंगे। यानी इसे यार इस प्रकार से n से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। n क्या होगा? इंटीजर होगा। 1 यूनिट सेल हो सकता है, 2 यूनिट सेल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा और इसके बेसिस पर आप इसके कंप्लीट फॉर्मूला को भी इंडिकेट कर पाएंगे। आगे देखिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितनी होंगी? इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स यार Zn4 S4 से 4 को कॉमन निकाल दें, 4 को कॉमन निकाल दें, 4 ZnS यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितने मिलती हैं? 4 मिलती हैं। यहां से देखिए
इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स मिलती हैं 4। मामला क्लियर है? आगे चलें। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा यार? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स विच आर इन कॉन्टेक्ट विद ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन। क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? मुझे लगता है देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। इस पर्टिकुलर जिंक 2+ के साथ कितने सल्फर 2- कॉन्टेक्ट में होंगे? या बोल सकते हैं हर सल्फर 2- के साथ कितने जिंक 2+ कॉन्टेक्ट में है? ऐसे भी चेक करना होगा। क्यों? क्योंकि यार दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करनी है। तो हम यहां पर देखिए, इस पर्टिकुलर जिंक 2+ के साथ कितने सल्फर 2- है ये देखने वाले। 1 2 3 4। जी हां, टेट्राहेड्रन बना होगा। अगर ये टेट्राहेड्रल वोइड में है तो 4 ही तो कांटेक्ट में होंगे जिंक 2+ के साथ सल्फर 2-। और किसी भी देखिए टेट्राहेड्रल वोइड में मौजूद जिंक 2+ को आप कंसीडर कर सकते हैं। हर केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही मिल पाएगा। हर केस में 4 सल्फर 2- ही कांटेक्ट में मिल रहे होंगे। चलिए, ये कहानी तो यहां से क्लियर हो गई है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक 2+, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक 2+ विल बी 4, क्योंकि 4 सल्फर 2- कॉन्टेक्ट में होंगे। यार इन्होंने ही टेट्राहेड्रन बनाया होगा। देखिए इस प्रकार से इन्होंने ही टेट्राहेड्रन का निर्माण किया होगा। और इस प्रकार से यहां देखिए आपको टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहा होगा जहां पर जिंक 2+ मौजूद है। इसके बाद देखिए जिंक 2+ के कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद देखिए अब बारी है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फर 2- को जानने की। ये सल्फर 2- देखिए इस यूनिट सेल में इस प्रकार से 2 Zn2+ के साथ कांटेक्ट में है। सिमिलर मैनर में अगर यार सिमेट्री के बारे में थोड़ा सा ख्याल करें, सिमेट्री के बारे में थोड़ा सा सोचें, तो मुझे लगता है बगल वाले यूनिट सेल में भी इस प्रकार से यहां से 2 Zn2+ इस पर्टिकुलर सल्फर 2- के साथ कांटेक्ट में होंगे। अगर यार इधर 2 कांटेक्ट में है, 2 Zn2+ कांटेक्ट में है, तो 2 यार यहां से भी कांटेक्ट में मिल रहे होंगे। यहां भी देख सकते हैं इसके साथ अगर कांटेक्ट में 2 हैं, ये कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में है। जी हां, सल्फर 2- के साथ अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल Zn2+ ही कांटेक्ट में होंगे। अपोजिट चार्जेस जब इंटरेक्शन बना रहे होंगे तभी स्टेबिलिटी होगी। तो यार ये देखिए इस प्रकार से कांटेक्ट में होंगे। तो इस तरफ सिमेट्री से देखिए अगर इस तरफ 2 कांटेक्ट में है तो इस तरफ भी 2 कांटेक्ट में होंगे। जी हां, हर सल्फर 2- के साथ 4 Zn2+ कांटेक्ट में होंगे। यहां से हम बोल पाएंगे, क्या बोल पाएंगे? यहां से क्या कमेंट कर पाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फर 2- कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फर 2- विल बी 4। जी हां, 4 4 दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 4 है। एक Zn2+ के साथ 4 सल्फर 2- कांटेक्ट में है और यार एक सल्फर 2- के साथ 4 Zn2+ कांटेक्ट में है। यहां से हम दिल खोलकर बोल पाएंगे, क्या बोल पाएंगे यार? यहां से दिल खोलकर हम ये बोल पाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2+ is 4, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फर 2- is 4। जी हां, 4 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। मामला क्लियर है? चमक गया? अरे चमक गया आपको? तो चलिए फिर चमक गया तो आगे चलते हैं। चमकीन बन गए बिल्कुल आप। तो देखिए चमक गया तो अच्छी बात है। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए आर Zn2+ आर सल्फर 2-। एज लेंथ ए और यार इन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के रेडियाई का क्या रिलेशन होगा? मतलब R+R- ए के रिलेशन की हमें बात करनी है। देखिए यार इस प्रकार से शानदार अंदाज में हम बात कर पाएंगे। मुझे लगता है इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा? यहां से लेकर, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल है ये होगी √3a। अगर ये ए है, एज लेंथ ए है
तो यहां से लेकर देखिए यहां तक लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल ये कितनी होगी, ये हो जाएगी यार √3a हो जाएगी, ठीक है। और ये इस √3a का कितना पोर्शन है, कितना हिस्सा है, याद आया आपको? लोकेशन ऑफ वॉइड्स का आपको याद आया होगा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर कॉर्नर से स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा। यार याद आना चाहिए आपको, देखिए जोर डाली दिमाग पर, याद आएगा आपको। एक पर्टिकुलर कॉर्नर से स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर तक का डिस्टेंस, यहां देखिए Zn2+ है, मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, देखिए मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, या फिर आप देख सकते हैं इस डिस्टेंस को, या फिर आप इस डिस्टेंस को देख सकते हैं। इस प्रकार से कॉर्नर से लेकर स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर इसकी बात करते हैं। ये मिलता है a की टर्म्स में √3a/4। कितना मिलता है, ये मिलता है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, मान लेते हैं डिस्टेंस AB है, A से B तक का डिस्टेंस है, ये मिलता है यार √3a/4। बॉडी डायगोनल की लेंथ का ये 1/4 मिलता है, यानी बॉडी डायगोनल की लेंथ अगर यार √3a है, अगर a एज लेंथ है, तब ये कितनी है, √3a है, तो इसका 1/4 कितना होगा, इसका 1/4 ये डिस्टेंस होगा √3a/4। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर यार ये √3a/4 है, तो इस प्रकार से यहां मौजूद है सल्फर 2-, यहां मौजूद है Zn2+। ये कॉर्नर से लेकर स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर तक का डिस्टेंस है, कॉर्नर से लेकर स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, √3a/4। कितना है, √3a/4। यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखिए कितना हुआ, ये हुआ R सल्फर 2-, ये एनायन कौन है, सल्फर 2-, और ये इसका रेडियस है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हुआ, ये हुआ यार R Zn2+। ये कैटायन कौन है, Zn2+ है। यार इस सेंटर से लेकर इस स्फीयर के सेंटर तक का डिस्टेंस, ये मैंने R की टर्म्स में इंडिकेट किया तो इतना है, A की टर्म्स में इंडिकेट किया तो इतना है। यार सेम डिस्टेंस को दो अलग अंदाज में इंडिकेट किया गया है, मतलब ये है इसकी यार वैल्यू तो सेम ही होगी। अगर ये डिस्टेंस सेम है, R की टर्म्स में ऐसे इंडिकेट किया जा सकता है, A की टर्म्स में ऐसे इंडिकेट किया जा सकता है, तो यार इनको इक्वेट भी किया जा सकता है। बेबाक तरीके से आप इनको इक्वेट कर लो, नो टेंशन। अगर आपने इनको इक्वेट कर लिया है तो यार रिलेशन आ गया है। अरे वाह, ये तो शानदार रिलेशन है। जी हाँ, शानदार रिलेशन है। क्वेश्चंस में अगर कहीं जरूरत हुई तो इसे बिंदास हम यूज कर पाएंगे। आगे चलते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं। याद हो गया, वेरी गुड। डेंसिटी का ये फॉर्मूला भूल नहीं सकते हैं यार, काफी बार हमने इस फॉर्मूला को क्वेश्चंस में भी अप्लाई किया है और काफी जगह यार हमने इसकी बात की है। Z/m डिवाइडेड बाय A³ × Na। यहां देखिए मोलर मास ZnS का पुट करेंगे और फॉर्मूला यूनिट्स कितनी है, 4। Z को 4 पुट करेंगे, 8 पुट नहीं करेंगे। कहीं आप सोचे 4 Zn2+, 4 सल्फर 2- तो Z को 8 पुट किया जाएगा, जी नहीं। यहां Z को 4 पुट करेंगे, ये देखिए 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके मास के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके मास के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी आपको जो मास मिल रहा होगा ये Zn4S4 के कोरिस्पोंडिंग ही मिल रहा होगा। तो टेंशन मत लीजिए, Z को आप 4 ही पुट कीजिए। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आप जानते हैं, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आप जानते हैं। और यार A एंड R के रिलेशन को अगर यूज करना हुआ तो इस प्रकार से A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/√3। जी हाँ, इसको इस तरफ भी भेजा जा सकता है। इसको अगर हम इस तरफ भेज दें तो क्या होगा, A इज इक्वल टू 4/√3 × R Zn2+ प्लस R सल्फर 2-। इस रिलेशन को भी यूज किया जा सकता है। अगर यार आपको ये चमक गया है तो इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन
फर्स्ट नियरेस्ट Zn2+ टू Zn2+ की, मतलब सबसे पास Zn2+ कितने होंगे, एक पर्टिकुलर Zn2+ से सबसे पास Zn2+ कितने होंगे और उनके बीच का डिस्टेंस यार कितना होगा, इसकी हमें बात करनी है। तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार से यूनिट सेल के अंदर ही दिमाग लगाएंगे, दिमाग के घोड़े यूनिट सेल के अंदर ही दौड़ाएंगे। तो यार फिगर आपके सामने है, इससे ही काम चलाएंगे। नो डाउट काफी कचरा यहां पर फैल गया है, लेकिन फिर भी यार काम चला लेंगे। मुझे लगता है बार बार इसी फिगर में हमने विजुलाइज किया है तो कर लेंगे विजुलाइज, उतनी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। देखिए यहां अगर सामने वाली स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर Zn2+ बैठा है तो डायगनली जाने पर क्यूब के अंदर ही यहां सामने वाली स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर Zn2+ मिलता है। अगर यहां देखिए पीछे वाले स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर Zn2+ है तो डायगनली जाने पर पीछे वाले स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर यहां हमें क्या मिलता है, Zn2+ मिलता है। जी हाँ, यही होगा फर्स्ट नियरेस्ट। अगर आपने दिमाग लगा लिया है, दिमाग के घोड़े अगर आपने दौड़ा लिए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बस इतना यहां ये बयां करना चाहता हूं इस प्रकार से, अगर इस स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर अगर आपको Zn2+ मिल रहा है, किसके बॉडी सेंटर पर, देख लें इसके बॉडी सेंटर पर, तो इसके बाद Zn2+ आपको कहां मिलेगा, डायगनली मूव करने पर कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, दिमाग लगाइए कहां मिलेगा, आप भी लगाइए, है ना, मैं तो लगा ही रहा हूं, आप भी लगाएं दिमाग। मुझे लगता है इसके बाद इस प्रकार से यहां जो स्मॉलर क्यूब इसके बॉडी सेंटर से डायगनली मूव करने पर यहां जाएंगे, तब जाकर हमें स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर Zn2+ मिल रहा होगा। ठीक है जी, जस्ट बगल में जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा यार, अल्टरनेट स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर को ही Zn2+ ने ऑक्यूपाई किया है, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई नहीं किया है, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया है, यानी यहां पर Zn2+ नहीं होगा। ठीक है जी, अब देखिए इनके बीच के डिस्टेंस की हमें बात करनी है। इस प्रकार से अगर एक स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर से दूसरी स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर तक जाना हो तो ऐसे जा सकते हैं, देखिए इस एज सेंटर को क्रॉस करते हुए जा सकते हैं, देखिए इस एज सेंटर को क्रॉस करते हुए हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। जस्ट बगल में यहां जो स्मॉलर क्यूब होगी इसके बॉडी सेंटर पर Zn2+ नहीं होगा। जी हाँ, अल्टरनेट स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर ही Zn2+ होगा। यहां नहीं होगा तो मैंने यहां देखिए क्रॉस बना दिया है ताकि आपको पता चल जाए यहां Zn2+ नहीं है। लेकिन यार डायगनली जाने पर तो मिलता है, इस बॉडी सेंटर से इस प्रकार से हम लाइंस को ड्रॉ करते हुए यहां देखिए इस बॉडी सेंटर से ज्वाइन करते हुए इससे ज्वाइन करते हुए हम एक शानदार ट्रायंगल बना पाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे होंगे इस प्रकार से, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसके इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर पाएंगे। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। अप्लाई कीजिए, p² + b² = h²। हम यार ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो यहां पर हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस अप्लाई करनी होगी। ध्यान से देखिए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से लेकर एक स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर से दूसरी स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा, मुझे लगता है a/2 होगा। कैसे लगता है a/2 होगा, देखिए ये a/4 है, ये a/4 है, ये a/4 है, ये a/4 है, यहां से यहां तक कंप्लीट कितना होगा, a होगा। a/4 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 × 4, ये कंप्लीट कितना होगा, ये देखिए इस प्रकार से आपको एज लेंथ a मिल रही होगी। तो इस प्रकार से a/4 + a/4 कितना होगा, a/2 होगा। अगर यार ये a/2 है, एक स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर से जस्ट बगल में जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर तक का a/2 है, तो सिमेट्री से यार यहां इस बॉडी सेंटर से लेकर इस स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर से लेकर यहां देखिए जस्ट ऊपर जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर तक भी डिस्टेंस कितना होगा, a/2 होगा। ये a/2 है
तो ये भी कितना होगा, a/2 होगा। एक काम कीजिए, b स्क्वायर को आप पुट कीजिए, a/2 रेज टू पावर 2, p स्क्वायर को आप पुट कीजिए, a/2 रेज टू पावर 2, यहां से आपको h मिल जाएगा। h आपको कितना मिल पाएगा, देखिए a/√2, h आपको मिल पाएगा a/√2। अगर a/√2 मिल पाएगा तो ये हुआ देखिए a/√2। जी हां, हम कामयाब हो गए हैं डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नियरेस्ट Zn2 प्लस टू Zn2 प्लस फाइंड करने में, दैट इज a/√2। आंसर कितना मिलता है, a/√2 मिलता है। वेरी नाइस। चलिए फर्स्ट नियरेस्ट को तो फाइंड कर लिया है, लेकिन ऐसे फर्स्ट नियरेस्ट कितने होंगे, यहां भी यार दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, जिंक सल्फाइड के यूनिट सेल में ले जाइए और घोड़े दौड़ाइए। देखिए देखिए, विजुलाइज कीजिए और सोचिए कि ऐसे फर्स्ट नियरेस्ट Zn2 प्लस टू Zn2 प्लस कितने होंगे। चमक जाएगा, चमक जाएगा, दिमाग लगाएं। देखिए परफेक्टली विजुलाइज करने पर मुझे लगता है आपको ये नंबर पता चल जाएगा। मैं तो यार यूनिटरी मेथड से यहां पर देख पाऊंगा। इस प्रकार से डायगोनली अगर एज सेंटर को क्रॉस करते हुए दूसरी स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर तक जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें फर्स्ट नियरेस्ट मिल जाएगा। तो यार डायगोनली ऐसे ही अगर मूव करना है तो एज सेंटर्स तो काफी सारे हैं, 12 हैं। जी हाँ, इस स्मॉलर क्यूब के जो एज सेंटर कितने, 12 हैं। अगर इस प्रकार से अगर हम एक एज सेंटर को क्रॉस करते हुए डायगोनली अगर दूसरी स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर तक पहुंचे हैं, a/√2 डिस्टेंस पर फर्स्ट नियरेस्ट मिलता है, तो ऐसे एज सेंटर तो इसके चारों तरफ 12 होंगे यार। तो मुझे लगता है हर एज सेंटर को इस प्रकार से क्रॉस करते हुए डायगोनली अगर जाएंगे तो हमें फर्स्ट नियरेस्ट मिल जाएगा यार। पूरी फील लीजिए, अगर यहां से देखिए डायगोनली मूव करने पर अगर फर्स्ट नियरेस्ट मिलता है तो एज सेंटर तो काफी सारे, ऐसे डायगोनली मूव करने पर, 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 ये तो यार काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर हर एज सेंटर को क्रॉस करते हुए अगर हम जाएंगे a/√2 डिस्टेंस तक सिमेट्री को फॉलो करते हुए इसी अंदाज में फर्स्ट नियरेस्ट मिल जाएगा। अगर एज सेंटर 12 है, नंबर ऑफ एजेस 12 है, एज सेंटर्स 12 है, तो यार नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट, नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट Zn2 plus 2 Zn2 plus ions will be 12। वेरी नाइस, इसे भी याद रखें। फर्स्ट नियरेस्ट Zn2 प्लस से Zn2 प्लस आयंस कितने होंगे, 12 होंगे। चलिए यार फर्स्ट नियरेस्ट को फाइंड करने के बाद अब बारी है सेकंड नियरेस्ट को फाइंड करने की। बोलिए बोलिए, सेकंड नियरेस्ट कितने होंगे, क्या डिस्टेंस होगा, सोचिए इसके बारे में। सबसे पास वाले Zn2 प्लस तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यार जो सबसे पास वाले हैं इनसे अगर आगे चलेंगे, है ना, इनसे ज्यादा डिस्टेंस पर जाएंगे तो सेकंड नियरेस्ट मिलेंगे, है ना। दूसरे नंबर पर जो पास होंगे वो मिलेंगे हमें। तो पहली बात ये कौन से Zn2 प्लस होंगे, दूसरी बात कितने डिस्टेंस पर मिल रहे होंगे, दोनों ही बात इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यार इसके लिए अगेन ऐसे ही विजुलाइज करेंगे, दो स्मॉलर क्यूब हम ड्रॉ करेंगे। कीजिए भाई, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए। और मुझे लगता है जस्ट बगल में जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर पर कुछ नहीं मिलेगा, सन्नाटा होगा यहां पर है ना, क्योंकि यार अल्टरनेट स्मॉलर क्यूब की बॉडी सेंटर पर मिल रहा होगा कौन, Zn2 प्लस। यहां तो सन्नाटा होगा, यहां नहीं होगा, यहां होगा। जी हाँ, यहां Zn2 प्लस होगा तो यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, सन्नाटा होगा। फिर देखिए, फिर एक और को ड्रॉ कीजिए, एक और को ड्रॉ कीजिए, कर लेंगे। वेरी नाइस, यहां होगा, यहां नहीं होगा, यहां होगा। हाँ इसी को तो बोलते हैं यार अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया है। तो आपको नहीं लगता क्या कि इस प्रकार से यहां जाएंगे तो फर्स्ट नियरेस्ट मिलेगा और यहां जाएंगे तो सेकंड नियरेस्ट मिल रहा होगा। जी हाँ, यहां जाएंगे तो सेकंड नियरेस्ट मिल रहा होगा।
यहां से यहां तक देखिए, ये सेकंड नियरेस्ट Zn2+ होगा। कितने डिस्टेंस पर मिल रहा होगा, विजुलाइज करें कितने डिस्टेंस पर मिल रहा होगा। मुझे लगता है यार ये तो आप देख ही चुके हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a/2 है। ये कितना डिस्टेंस a/2 है, ये आप देख चुके हैं। कहां देख चुके हैं, यहां देखिए, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, a/2 है। और वैसे भी आप जानते हैं a/4 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 a/4, ठीक है जी, ये एज लेंथ a मिलती है, तो a/4 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 इंटू 4, ये एज लेंथ a मिलती है, ठीक है जी। और आपको पता है अगल बगल 2 स्मॉलर क्यूब मिलते हैं एक यूनिट सेल में, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ एज लेंथ a, और ये हुआ a/4 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 a/4, और आगे ये क्या होगा, ये भी यार a/4 होगा। मुझे लगता है a/4 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 a/4, कितनी बार a/4, 4 बार a/4, 1 2 3 4, a/4 इंटू 4, a/4 इंटू 4, a डिस्टेंस पर हमें देखिए सेकंड नियरेस्ट Zn2+ मिल रहे होंगे। बात समझ आई कि नहीं है, यानी डिस्टेंस तो यार हमने फाइंड कर लिया है, डिस्टेंस तो होगा a, डिस्टेंस कितना होगा a डिस्टेंस पर इस प्रकार से सेकंड नियरेस्ट Zn2+ आयंस हमें मिल रहे हैं। अब कितने होंगे, मुझे लगता है इस प्रकार से अगर इस फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए हम इस स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर से होते हुए अगली स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर तक जाएंगे, एक पॉसिबिलिटी। ऊपर जाएंगे ऐसे फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए, नीचे जाएंगे ऐसे फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए, लेफ्ट साइड जाएंगे फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए, आगे आएंगे फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए, पीछे जाएंगे फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए। मुझे लगता है अगर इस प्रकार से बगल में गए हैं फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए, एक स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर के बाद अगली स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर तक Zn2+ मिल रहा है, तो सिमेट्री से सोचिए जनाब, सिमेट्री से सोचिए जनाब, अगर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे अगर सिमिलर मैनर में हम एक स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर को छोड़कर आगे बढ़ रहे होंगे, अगली स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर तक जाएंगे, तो मुझे लगता है सेकंड नियरेस्ट Zn2+ मिल रहा होगा। तो यार इसके चारों तरफ देखिए, इसके चारों तरफ देखिए कितने फेस सेंटर हैं क्यूब में, तो यार नंबर ऑफ फेस कितने मिलते हैं, 6 मिलते हैं, तो फेस सेंटर कितने होंगे, 6 होंगे। तो मुझे लगता है यार इस प्रकार से हर फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए एक स्मॉलर क्यूब को छोड़कर अगली स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर सेकंड नियरेस्ट Zn2+ मिल रहा होगा। तो नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट Zn2+ टू Zn2+ हमें इस अंदाज में कितने मिल पाएंगे, कितने फेस सेंटर होंगे, कितने फेस होंगे, 6 होंगे। ऐसे देखिए जैसे आपने इसे क्रॉस किया, 5 और होंगे जिनको क्रॉस करना होगा। मतलब आगे चलेंगे, एक स्मॉलर क्यूब का बॉडी सेंटर मिलेगा, वहां कुछ नहीं है, सन्नाटा होगा वहां। आगे जाएंगे, आगे एक और स्मॉलर क्यूब का बॉडी सेंटर मिलेगा, और वहां पर यार Zn2+ बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होगा, ठीक है, सेकंड नियरेस्ट होगा, ये कहेगा मैं मिल गया हूं, बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। तो यार ऐसे बल्ले बल्ले कितनी बार होगी सोचिए। मुझे लगता है एक फेस सेंटर को क्रॉस किया, और ऐसे तो यार 6 फेस सेंटर हैं, टोटल 6 है, इसके अलावा 5 और हैं। मुझे लगता है ऐसे इस प्रकार से 6 Zn2+ आपको सेकंड नियरेस्ट मिल रहे होंगे, इसके अलावा 5 और मिल रहे होंगे। विजुलाइज करें आप कितने डिस्टेंस पर मिल रहे होंगे, a डिस्टेंस पर मिल रहे होंगे। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। चलिए यार, इसको अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया है तो पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे इंडिकेट किया जाए। क्या आप जानते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है, जानते हैं क्या? देखिए पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग है, इसे पैकिंग फ्रैक्शन भी बोला जा सकता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और यार वॉल्यूम ऑक्यूपाई किसने की होगी, एटम्स ने की होगी, स्फीयर्स ने की होगी। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100 करने से हमें यार पैकिंग एफिशिएंसी
किसकी मिल जाएगी? ZnS की मिल जाएगी। देखिए वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी पर यूनिट सेल 4 Zn2 प्लस ने, 4 सल्फर 2 माइनस ने, क्योंकि यार पर यूनिट सेल फॉर्मूला इज Zn4S4। 4 Zn2 प्लस 4 सल्फर 2 माइनस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी तो 4 इंटू 4/3 पाई आर Zn2 प्लस क्यूब। ठीक है जी, ये कैटायनिक स्फीयर से वॉल्यूम मिल रही है, प्लस एनायनिक स्फीयर से वॉल्यूम क्या मिल रही है? 4 एनायनिक स्फीयर्स होंगी सल्फर 2 माइनस की, 4 इंटू 4/3 पाई आर सल्फर 2 माइनस क्यूब डिवाइडेड बाय, अगर एज लेंथ ए है तो क्यूबिक यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या होगी यार? ए क्यूब होगी इंटू 100। अब यार अगर एग्जाम में ए एंड आर का रिलेशन यूज करना हुआ तो क्या आप याद कर चुके हैं? क्या आप जानते हैं ए एंड आर का रिलेशन क्या होगा ZnS के केस में? जी हाँ जानते हैं, क्या होगा? आर Zn2 प्लस प्लस आर सल्फर 2 माइनस इज इक्वल टू √3a/4। यहां से क्या मिलता है? यहां से a इज इक्वल टू 4/√3 इंटू आर Zn2 प्लस प्लस आर सल्फर 2 माइनस, ये मिलता है। यहां देखिए a को पुट करने के बाद आपको इसका लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्या वहां पर रेडियस रेशियो को पुट करने के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करेंगे? जी नहीं करेंगे, एग्जाम में आएगा भी नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि यार इतनी कैलकुलेशन नहीं आएगी इतने कम टाइम में, जितना टाइम एग्जाम में मिलता है आप पैकिंग एफिशिएंसी इसकी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या एग्जाम में आ नहीं सकता है? आ सकता है, एक्सप्रेशन आ सकता है, तो चिंता मत करें। अगर एग्जाम में एक्सप्रेशन आएगा तो ऐसे इंडिकेट कर लेंगे। यार एक काम कीजिए, ए को आर की टर्म्स में जल्दी से पुट करें और यहां से कुछ कॉमन मिल रहा होगा, कॉमन भी लें ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको नजर आए। तो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन, यहां से देखिए 4 इंटू 4/3 पाई को कॉमन लेने के बाद, 4 इंटू 4/3 पाई को कॉमन लेने के बाद क्या मिल रहा होगा? यहां देखिए आर Zn2 प्लस क्यूब प्लस आर सल्फर 2 माइनस क्यूब, यही मिलेगा। जी हाँ, डिवाइडेड बाय, यहां देखिए डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा होगा? ए क्यूब मिल रहा होगा, यानी 4/√3 इंटू आर Zn2 प्लस प्लस आर सल्फर 2 माइनस, और इसकी क्यूब है तो ये लीजिए इसकी क्यूब है इंटू 100। अगर यार आपको इसका न्यूमेरिकल आंसर फाइंड करना है तो यार आप इसे यूज कर पाएंगे, आर Zn2 प्लस बाय आर सल्फर 2 माइनस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.4, और आप इसका न्यूमेरिकल आंसर फाइंड कर पाएंगे पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का। इसके लिए आपको ऐसा रेशियो न्यूमिनेटर में भी मेंटेन करना होगा और डिनोमिनेटर में भी मेंटेन करना होगा। फिर उसकी वैल्यू को आप 0.4 से रिप्लेस करेंगे और मुझे लगता है वहां आपको क्या मिल जाएगी? पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। देखिए इसके लिए क्या करना होगा, मुझे लगता है जितना देखिए सिंपल मैथ्स में जानता हूं उससे मुझे लगता है आर सल्फर 2 माइनस क्यूब से आपको न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करना होगा और आर सल्फर 2 माइनस क्यूब से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना होगा। ऐसा करने से आर प्लस बाय आर माइनस यानी रेडियस रेशियो आपको मिल जाएगा, दिखाई दे जाएगा आपको। ठीक है, रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे जाएगा यहां से, और उसकी वैल्यू यार 0.4 से आप रिप्लेस कर देंगे ना, जो भी मतलब एक्सप्रेशन बन रहा होगा उसकी वैल्यू को आप 0.4 से पुट कर देंगे। 0.4 से उसकी वैल्यू पुट करने पर आपको क्या मिल जाएगी? इसकी पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी आपको इसकी मिल जाएगी। आई होप आप इसको फाइंड कर लेंगे। 0.4 वैल्यू यहां पर आर जिंक 2 प्लस बाय आर सल्फर 2 माइनस की पुट करने के बाद जो भी पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी आप यहां पर फाइंड करना चाहते हैं कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। और मैं तो यार यही आपको एडवाइस करूंगा, फाइंड मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। एग्जाम में आएगा तो एक्सप्रेशन इंपोर्टेंट है, वैल्यू यहां पर पुट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना ही रिकमेंड करना चाहूंगा। चलिए आगे चलते हैं, फिर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। यार क्या करते हैं? एग्जाम्पल्स की बात।
मतलब ZnS के अलावा अगर और कोई आयनिक कंपाउंड आपको मिल रहा है, और कोई कंपाउंड आपको मिल रहा है, तो उस केस में आपको ये आइडिया हो पाए कि हाँ इसका भी ZnS जैसा ही स्ट्रक्चर है। जिस प्रकार से ZnS के केस में सल्फर 2- आयंस ने लैटिस बनाया था, उसी प्रकार से इस कंपाउंड के भी आयंस एनायंस लैटिस बना रहे होंगे इसी प्रकार से, ठीक है। और जिस प्रकार से जिंक 2+ आयंस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, उसी प्रकार से इस गिवन कंपाउंड के भी कैटायंस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। अगर ZnS के केस में हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड है, तो यहां भी यार हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड होंगे। इसका आपको क्लियर कट आइडिया हो पाए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा CuCl, CuBr, Cui, AgI, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर ये कंपाउंड्स आपको एग्जाम में मिलते हैं तो इनका स्ट्रक्चर भी जिंक सल्फाइड क्यूबिक जैसा ही होगा। मामला क्लियर है? अब देखिए यार, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लें इस पर। डायमंड का भी ZnS जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, डायमंड का भी ZnS जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। अगर डायमंड का ZnS जैसा स्ट्रक्चर मिलता है तो क्वेश्चन को रीड करें। डायमंड हैज ZnS लाइक स्ट्रक्चर, डिटरमाइन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डायमंड। तो डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कीजिए। ये भी यार मैंने काफी सारी बुक्स में देखा है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, शानदार है, मजेदार है। तो यार दिमाग लगाएं फिर, किस प्रकार से पैकिंग एफिशिएंसी यहां पर आप फाइंड कर पाएंगे। मुझे लगता है लैटिस बनाया होगा इस प्रकार से कार्बन एटम्स ने, और वॉइड में भी कार्बन होगा, क्योंकि डायमंड में तो यार कार्बन ही कार्बन मिलता है। इस प्रकार से टेट्राहेड्रली कार्बन अरेंज्ड होंगे। ये देखिए सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। मुझे लगता है लैटिस भी कार्बन ने बनाया है। और यहां पर अगर बात की जाए वॉइड में कौन मौजूद होगा, तो वॉइड में भी कार्बन ही मौजूद होगा, ठीक है। तो जो रिलेशन हमारे पास था RZn2+ इस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए प्लस R सल्फर 2- इज इक्वल टू √3a/4, ये रिलेशन था। यहां देखिए अगर वॉइड में कार्बन ही होगा, देखिए वॉइड में भी कार्बन होगा और लैटिस भी किसने बनाया होगा, कार्बन ने बनाया होगा। तो RZn2+ को रिप्लेस कर देंगे R कार्बन से, R सल्फर 2- को रिप्लेस कर देंगे R कार्बन से। तो R कार्बन प्लस R कार्बन 2R कार्बन इज इक्वल टू √3a/4, यानी R कार्बन इज इक्वल टू √3/8। ऐसा कुछ मिल रहा होगा, जी हाँ ऐसा ही मिल रहा होगा। और जो आपको पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन मिल पाया था ZnS के केस में, याद है आपको 4/3 पाई इंटू R जिंक 2+ क्यूब प्लस R सल्फर 2- क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू 100। इसे यार यूज करने का वक्त आ गया है। यहां भी हम क्या करेंगे, सिमिलर मैनर में, जैसे यहां RZn2+ को R कार्बन से रिप्लेस किया, R सल्फर 2- को R कार्बन से रिप्लेस किया, ऐसे ही यहां भी यार इनको RZn2+ क्यूब को R कार्बन क्यूब, R सल्फर 2- क्यूब को R कार्बन क्यूब से रिप्लेस करना होगा। हमने रिलेट कर लिया इसको यार। अगर इसका ZnS जैसा स्ट्रक्चर है तो हमने इसको ZnS से ही रिलेट कर लिया है। जिस प्रकार से ZnS की हमने पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट की है, एक्सप्रेशन बनाया है, वैसे ही यार इसकी पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन बना लेंगे। और इसकी यार न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी कैलकुलेशन इतनी एडवांस नहीं है कि आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, इतनी टफ है कि कम टाइम में नहीं कर पाएंगे। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे यार, ठीक है। और यहां से देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो a को r की टर्म्स में एक्सप्रेस करना ही होगा। तो यहां से आपको AR की टर्म्स में क्या मिल पाएगा, a इज इक्वल टू 8 इंटू RC बाय √3। क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 8 इंटू RC बाय √3 मिलेगा। और हमें a क्यूब पुट करना है तो इसकी पावर क्या होगी, 3 होगी। a क्यूब को हम इससे रिप्लेस कर पाएंगे, और a क्यूब हमने यार यहां से एक्सप्रेस किया है और यहां पुट किया है। चलिए अब क्या करेंगे, अब RC क्यूब से RC क्यूब कैंसिल हो रहा होगा, कैंसिल कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे यार।
मैं तो काफी बार सोल्व कर चुका हूं, मुझे तो याद है इसको सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा। हाँ, इसे आप भी याद कर लें यार, एग्जाम में सोल्व करने नहीं बैठेंगे। अगर यार एग्जाम में सोल्व करने बैठेंगे तो बहुत सारा वक्त आपका बीत जाएगा। ऐसी चीजें तो आपको क्लासरूम में ही प्रिपेयर करने हो। आपको ही पता है यार, जब राजा महाराजा को बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी जंग लड़नी होती थी तो पूरी तैयारी पहले ही की जाती थी। वहां पर जाकर ऐसा नहीं कि तलवार की धार तेज करेंगे, पहले ही तलवार की धार तेज की जाती थी। और जितनी भी तैयारियां हैं वो पहले ही की जाती थी। ऑन द स्पॉट क्या होगा आप जानते हैं, आप परेशान हो जाएंगे। ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर होगा, पसीना बह रहा होगा। हालांकि प्रेशर लेना नहीं है, लेकिन कई बार आ जाता है एग्जाम में। लेकिन यार अगर ऐसी चीजें आपको याद हैं तो आपका प्रेशर वहीं तुरंत रिलीज भी हो जाए, आने से पहले ही रिलीज हो जाएगा। और मुझे लगता है बिंदास आप ढेर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस को आप बार बार यूज कर पाएंगे। अगर एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से अगर सोल्व हो जाता है, आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं इस टाइप के, तो अगला क्वेश्चन टफ मिलता है तो भी आपसे अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है सातवें आसमान पर होगा यार। ऐसी चीजें याद करने से इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते ही क्रैक कर पाएंगे। और इनके अगल बगल, ऐसे क्वेश्चंस के अगल बगल अगर कोई टफ क्वेश्चंस भी मिलते हैं तो भी उनको आप कूल एंड काम रहते हुए अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो टेम्परामेंट का यहाँ देखिए, कूल एंड काम रहना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव टेम्परामेंट नहीं होगा, पॉजिटिव सोच नहीं होगी तो यार दिक्कत आएगी एग्जाम में। और ये जो ट्रेनिंग है कूल रहने की, काम रहने की, कंपोज्ड रहने की, ये ट्रेनिंग तो यार हमें क्लासरूम में करनी है। तो इसलिए बोलते हैं एक अच्छा एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो उससे पहले आपको अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो अच्छा इंसान ऐसे ही तो बनेंगे ऐसी चीजों के साथ वक्त बिताएंगे तो मुझे लगता है पढ़ाई में भी इंसानियत आ जाएगी। और यार जो भी आपका गोल है, जो भी एम है, वहां तक आप पहुंच जाएंगे। तो अगर कुछ भी धोखा फ्रेब आपके मन में होगा तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। इसलिए सिंपल सोचो और सिंपल रहो। जितना सिंपल रहोगे, जितना सिंपल सोबर आप सोच पाएंगे और दुनियादारी में जितना कम पड़ेंगे, उसने ऐसा किया, जितना कम अपने आप का कंपैरिजन दूसरों से कर पाओगे, उतना मुझे लगता है आगे बढ़ने में आपको आसानी होगी। नहीं तो यार वक्त तो काफी कम है हमारे पास, एक दिन यूं चला जाता है फुर, है ना। हाथ में कुछ घंटे ही रहते हैं अपने लिए। सबके पास यार वक्त तो उतना ही है जितना आपके पास है। तो मैक्सिमम यूटिलाइज कब कर पाएंगे, जब दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, केवल अपने काम के बारे में सोचेंगे। अगर आप अपने काम के बारे में सोचेंगे और आपका विजन ऐसा है कि आगे चलकर मुझे नीडी लोगों को सपोर्ट करना है, तो मुझे लगता है आप विजन को पालेंगे। अगर आप स्वार्थी बनेंगे, नहीं मुझे तो मेरे लिए करना है, फिर यार कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी, मोह माया में फंस जाएंगे। तो मुझे लगता है दूसरों के लिए कुछ करने के बारे में सोचना चाहिए। और इसी सफर में मतलब मुझे लगता है कि कब आपको कोई बात हिट हो जाए, आपके दिल में आग जल जाए, है ना, क्या पता किसी को। एक बार यार आपके दिल में अगर दूसरों के लिए जगह बन गई कि हाँ मुझे मतलब नेशन में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, मुझे दूसरों की मदद करनी है, फिर यार ना तो डिस्ट्रैक्शन आएगी, ना आप आओ देखेंगे, ना ताव देखेंगे, और आप बिल्कुल अपने विजन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप इसके ऊपर जरूर काम कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच पर, पॉजिटिव टेम्परामेंट पर, और कूल एंड काम रहते हुए, कंपोज्ड रहते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए यार, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।